ओके, अगेन एनसीईआरटी की ही लाइन है, मार्क करना है आपको। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड, यस है डाइवर्सिटी, एंड डाइवर्सिटी अराइजेस फ्रॉम द एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के साथ साथ जेनेटिक मेकअप में चेंजेस आते गए और डाइवर्सिटी इवॉल्व होती गई। वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड, दैट्स व्हाई मैं बोलती हूँ हमेशा रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन से रिलेटेड आएगा। इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, और सभी की अपनी अपनी मैकेनिज्म हो गया कि किसी का फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, किसी का फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है, और किसी के पास चॉइस ही नहीं है उसको सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करना है, जैसे हम लोग। तो वी हैव नो चॉइस कि हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करें। हमारे हाथ का कोई, हमारी बॉडी का हाथ कट कर दो, या हमारे बॉडी का पैर कट कर दिया, या हार्ट रख दिया और कहें कि जिम जिम जिगा लगा जूम, पूरा हार्ट से पूरा ह्यूमन डेवलप हो जाए, तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो लोअर ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली दे आर, their favorable mode of reproduction is asexual mode of reproduction, and higher organism, चाहे आप मतलब प्लांट के केस में तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, बट अगर आप रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो जब फ्लावरिंग सिस्टम आ गया है तो पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन वहां पे भी प्रिफरेबल है। ऑल्दो प्लांट के केस में हम कमर्शलाइज करने के लिए किसी पर्पज से हम वहां पे ग्राफ्टिंग वगैरह और बहुत सारी टेक्निक है जिनसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, जैसे पोटैटो वगैरह तुम्हें याद हो। क्लियर? उन सब ब्रायोफिलम पोटैटो, तो वो आज एक ओवरव्यू देखेंगे एंड वही सारी चीजें कहानी चलेगी। द ऑर्गन इज हैबिटेट। अब ये क्वेश्चन है बेटा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है? ओके, ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी क्या है। क्लियर? एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, उसका लोकेशन, उसका एनवायरनमेंट, उसकी अवेलेबिलिटी। क्लियर? ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, अदर फैक्टर्स की वो किस तरीके का रिप्रोडक्शन को प्रिफर कर रहा है, आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस। तो अगेन ये क्वेश्चंस के ऑप्शंस हो जाएंगे बेटा, जो ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। क्लियर? एंड इसमें they completely responsible for the reproduction. धीरे से दरवाजा बंद करो, जाओ। Based on whether there is participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types. अब बहुत बेसिक से आप रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखते हो कि क्या ये पार्टिसिपेशन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप क्या बोलते हो, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को broadly we divided into two types of reproduction. One individual involved, then it is asexual mode of reproduction, and two individual involved, then it is sexual mode of reproduction. Gamete formation takes place, it is fusion. Formation से भी ज्यादा fusion वाला point appropriate होता है. Gamete formation and fusion takes place, then it is सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। गैमेट फॉर्मेशन से डेवलपमेंट हो जा रहा है तो वो भी आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाता है। ओके, तो कुछ हम बेसिक्स छोटी क्लास से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, उसी के पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंटल, कितने पेरेंटल, जैसे यूनि पेरेंटल, बाई पेरेंटल बोलेंगे इसको टेक्निकली, तो यूनि पेरेंटल सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है when offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation। अब यहीं पे गलती होती है बच्चों से, gamete formation is not always related to sexual mode of reproduction। तुम लोग को मैंने हनी बी का एग्जांपल दिया हुआ है, पार्थेनोजेनेसिस पढ़ाई हुई है। क्लियर? तो हनी बी या पार्थेनोजेनेसिस विदाउट द फर्टिलाइजेशन अगर ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा डेवलप हो रहा है, दैट इज आल्सो गैमेट ना। और ऐसा किस गैमेट से पॉसिबल है बताओ, फीमेल गैमेट से या मेल गैमेट से? विदाउट फर्टिलाइजेशन, if new organism developed from gamete, अब ये क्वेश्चन होता है जहाँ पे आप फंस सकते हो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप हो रहा है और गैमेट का फॉर्मेशन है,
तो दैट इज मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए जो टर्म याद रखना है आपको एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस के लिए, दैट इज द सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन या फ्यूजन। इस टर्म को पकड़ना है आपको क्वेश्चन में। जब तक फ्यूजन की बात नहीं होगी देयर इज चांसेस कि वहां पे गैमेट डेवलपमेंट से डेवलप हो जाए, पार्थेनोजेनेसिस वाली फिनोमेना हो जाए। इज इट क्लियर बच्चा? तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन लिखा है इसको आप अंडरलाइन कर लेना। यस बेटा, फीमेल गैमेट से डेवलप हो सकता है क्योंकि जनरली जो आपका यूनिवर्सल गैमेट है साइटोप्लाज्म रिच, दैट इज द फीमेल गैमेट। मेल गैमेट में साइटोप्लाज्म ज्यादा नहीं होता है और जो भी डेवलपमेंट होगा उसको रिएक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, उसको मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने पड़ेगी, तो वो रिक्वायरमेंट होगी वहां पे साइटोप्लाज्म की। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। तो रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल एंड व्हेन टू पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, और ऑब्वियसली अपोजिट सेक्स के, मेल मेल में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, फीमेल फीमेल में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता। टू पेरेंट मेल एंड फीमेल participate in the reproductive process and also involve fusion, underline this, मार्क करो इसको, फ्यूजन होना चाहिए। गैमेट बनने से नहीं हो जाएगा रिप्रोडक्शन, गैमेट के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है। ओके बच्चा, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आप इसको अंडरलाइन कर लेना। ओके गुड। ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज कॉल्ड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो ब्रॉडली अगर हम बात करें ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप बहुत छोटी क्लास से ये डिफरेंशिएशंस देख रहे हो, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए बेटा आपको रिवीजन करना पड़ेगा। किंगडम में एल्गी को, फंजाई को, इनको आप रिवाइज करोगे कि उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरीके से मैम ने आपको बता रखा है। ओके बच्चा, तो वो पोर्शन आपको रिवाइज भी करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एक डिफरेंस पहले मैं दिखा देती हूँ थोड़ा। ओवरऑल एक नॉर्मल गैमेट का फॉर्मेशन, सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व होना, डबल बाई पेरेंटल इन्वॉल्व होना, ये सारी चीजों का आप एक नोट्स लिख लोगे। ठीक है, ये देखो, वन पेरेंट इन्वॉल्व टू पेरेंट, नो गैमेट, गैमेट्स, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि गैमेट डेवलप हो जाए, ये आपको इवॉल्व होगा, मतलब ये छोटी क्लास की तरह इंफॉर्मेशन है। इन्वॉल्व माइटोसिस इन दी, अब जब भी कहीं गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो यू नो कि देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस व्हिच इज माइटोटिक सेल डिवीजन। इज इट क्लियर? और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और गैमेट के फॉर्मेशन के लिए हमेशा हमें सेल डिवीजन कौन सा होगा? जर्म सेल्स में डिवीजन होगा, सेल डिवीजन जर्मिनल सेल में होगा, एंड इट विल बी मियोसिस ऑलवेज। याद आ रहा है कुछ? ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू पेरेंट, इसको कहते हैं क्लोन, क्लोन्स, ठीक है, आइडेंटिकल टू पेरेंट एंड सिबलिंग्स। सारी डॉटर सेल से भी आइडेंटिकल होगा और पेरेंट से भी आइडेंटिकल होगा, क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर लिंकेज, यहाँ पे एक फिनोमेना ही नहीं चल रहा है क्रॉसिंग ओवर का। ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, क्यों? अगेन जो उसका रीजन है कि नहीं हो रहा है इसलिए वहां पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहेगा। ओके, अब टेक्निकल टर्म देख लो, यूनिपेरेंटल, बाई पेरेंटल, सोमैटिक सेल्स आर इन्वॉल्व, मतलब माइटोटिक, ठीक है, ये हो जाएगा मियोटिक। इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, स्पोर्स का फॉर्मेशन याद है, एल्गी का पूरा आपने रिप्रोडक्शन में देखा है, स्पोर फॉर्मेशन,
फंजाई में आपने फंजाई का क्लासिफिकेशन है स्पोर फॉर्मेशन में, वहां पे सेक्सुअल स्पोर्स हैं, क्लियर? तो वो स्पोर फॉर्मेशन, इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स, वही क्लोन वाली बात है। ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली डिसिमिलर टू पेरेंट्स, रिकॉम्बिनेशन है यहाँ पे, रिकॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर। द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज फास्टर, दिस इज एमसीक्यू बेट, ये एमसीक्यू है, ये तो आपको हो जाएगा, ये रेट वाला ध्यान रखना। और लोअर ऑर्गेनिज्म में फेवरेबल होता है एसेक्सुअल, ठीक है, मतलब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द लोअर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म रिप्रोडक्शन बाय द सेक्सुअल मीन्स, and under favorable condition they perform reproduction by the asexual. The rate of reproduction is slower. Is it clear? Back to NCERT आ जाते हैं। कोई क्वेरी है ईशा, श्रुति, एनी क्वेरी? समृद्धि बेटा कोई क्वेरी? शानी, ईशा, नहीं, गुड, आगे बढ़ते हैं फिर। कुछ है भी नहीं, सब बहुत बार पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने, अभी तक क्वेरी वाली कोई चीज आई नहीं है। ओके, नाउ इन दिस मेथड, अब एनसीईआरटी फिर से मार्किंग करनी है आपको, अ सिंगल इंडिविजुअल, बार बार वही कहानी है, इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, डॉटर। As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another, but are also exact copies of their parent. And I have told you already that identical means 100% similarity. ठीक है, एक consider suppose A and B. A is 100% similar with B, then it is identical. छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं ये सब, आगे रिसर्च में बहुत काम आते हैं। आर दिस ऑफ स्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? चलो तुमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताओ। अभी तुम्हें कुछ याद हो, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ये सब पढ़ाया हुआ है, वहां पे कुछ हम कॉन्सेप्ट लेते थे, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, जेनेटिकली सिमिलर, इस तरीके से कॉन्सेप्ट लेते थे, उसी सब पे बेस्ड है। बताओ, अब यहाँ पे जो कंपोजिशन है उनका जेनेटिक लेवल पे क्या वेरी किया, वेरिएशंस आए, नहीं आए? यस, तो ऑब्वियसली वो जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे एंड मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे। कोई भी स्ट्रक्चर किस तरीके का दिख रहा है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स ओन जीन कंपोजिशन ना बेटा, जीन एक्सप्रेस होता है फिनोटाइपिकली। अब जेनेटिक्स पढ़ने वाले हो तुम लोग कुछ दिन में, तो ये चीजें बहुत स्मूथली आपको सब समझ में आएगी। तो वो सेम दिख रहा है, क्लोन है, आइडेंटिकल है, इसके पीछे सिंपल सा फिनोमेना है कि उसके जीन्स सिमिलर है। ओके, आपकी आंख कैसे दिख रहे हैं, आपके बाल कैसे दिख रहे हैं, आपका हाथ कैसा है, एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर जीन्स। तो यहाँ पे आंसर लिख लो, यस। आर दीज ऑफस्प्रिंग्स लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और, यस नहीं लिखना है इसमें, आइडेंटिकल लिखना, जेनेटिकली भी होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी होंगे। द टर्म क्लोन is used to describe such morphological and genetically similar individuals. Clone means again वही बात है बेटा, 100% similar, कोई difference नहीं, that only takes place in asexual mode of reproduction, never takes place in sexual mode of reproduction. Let us see how widespread asexual reproduction is among different group of organisms. अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आएंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, तो जस्ट एनसीईआरटी रखूंगी मैं, कुछ इमेजेस हैं एनसीईआरटी के ही, कुछ रिकॉल करो, कुछ आप जाओ वापस से एल्गी, प्रोटिस्टा, उनको जहां जहां लिख रखा है वहां से रिवाइज करो, और एक फटाफट से वापस बैक आ जाना, तो इस पे ट्रैक में आ जाओ। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कहाँ चले गए हम लोग? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का रेंज क्या क्या है? मोनेरा एंड
प्रोटिस्टा। अब ये कायदे से मुझे पूछना चाहिए, लेकिन वही है, टाइम जाता है बहुत पूछने में, सामने हो तो ये सब क्विज कॉन्टेस्ट चलता है। क्लियर। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। मोनेरा में क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, डस्टबिन है, सब डाल दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म। पोरीफेरा में आप देख सकते हो, सेलेंट्रेटा में आप देख सकते हो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, हाइड्रा में बडिंग आपने पढ़ रखा है। क्लियर। फंजाई में आप देख सकते हो, ईस्ट में बडिंग का एग्जांपल देखा था, फ्रेगमेंटेशन कई जगह देखा है, प्लानेरिया में आपने देखा, प्लैटीहेल्मिन्थेस में फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन की पावर है। तो ये सभी क्या था, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। तो कहाँ देख रहे थे आप, विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनिज्म। अब यहीं पे लिख लो ब्रैकेट में लोअर ऑर्गेनिज्म। अब जितने फाइलम मैंने बताए हैं उन फाइलम में देखो आप कहाँ कहाँ अपने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फेवरेबल पढ़ा दो। ठीक है। जैसे जैसे फाइलम आप बढ़ते गए वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती गई, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन बनता गया। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लोअर ऑर्गेनिज्म में फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, या कॉमन, कॉमन बोला मतलब फेवरेबल है, सबसे ज्यादा होने वाला। अब नेक्स्ट है, तो इसका क्या मतलब हुआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अब इसमें हिडन है, देखो फंजाई भी आ जाएगा यहाँ पे, मोनेरा की भी बात हो गई, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की भी बात हो गई, जिसमें सिंगल सेल एल्गी भी है, क्लामाइडोमोनास आपको याद हो सिंगल सेल है। क्लियर। स्पायरुलिना, सीबीजी, बीजीए, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया वाले वो भी यहाँ पे आ जा रहे हैं, यूनिसेल के अंदर छिपे हुए, मतलब एक ह्यूज रेंज है। ठीक है। फिर इसमें दे रहा है कि प्लांट और एनिमल जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशंस के हैं उनमें भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जा सकता है। क्लियर है। इनफैक्ट प्लांट में तो आप हायर लेवल तक देख रहे हो, सुगर केन में मैंने आपको ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बताया है, उसके स्टेम के नोडल रीजन से, तो वो सब किस रेंज में आ जाता है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आ जाता है। ठीक है। आलू में हमने पोटैटो में आपको बताया था कि उसकी जो आंख है, जो आई ऑफ पोटैटो है, पोटैटो इज मॉडिफाइड स्टेम, नोड इंटरनोड वाला फिनोमेना वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा हुआ है। ठीक। तो उस पोर्शन को आप कट करके डालते हो तो वहाँ पे नए प्रोपोगी उस वो प्रोपोग्यूल्स की तरह वर्क करता है, वहां से नए प्लांट ग्रो कर जाते हैं। ठीक है। तो ह्यूज रेंज है, सिर्फ एक लाइन के अंदर बहुत सारी बात है बेटा। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरन्स, Protista and Moneras, the organism or the parent cell divides by mitosis into two to give rise to new individual. वही कहानी है। ठीक है, जो अभी हमने टेबल में दिखाया था कि अगर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो मेयोसिस नहीं होगा, माइटोसिस होगा। Thus, these organisms, cell division is itself a mode of reproduction. ये सेंटेंस आपने उस टाइम भी पढ़ा हुआ है कि आपको अगर कहना हो कि सेल डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू रिप्रोडक्शन, इन विच केस, बात को समझ रहे हो ना, सेल डिवाइड करता है तो भी एक सेल दो में कन्वर्ट होता है, और किस केस में रिप्रोडक्शन का भी मीनिंग सेल डिवीजन, दैट इज बाइनरी फिजन। याद आ रहा है कुछ, बाइनरी फिजन। तो सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन एक ही टर्मिनोलॉजी है, एक ही सिनोनिम की तरह हम यूज कर सकते हैं इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली एक से दो में डिवाइड होते हैं। इज इट क्लियर बच्चा? हाँ या ना? मार्क कर लेना, ये सेंटेंस क्वेश्चन है। सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके गुड। Many single-celled organisms reproduce by binary fission, where a cell divides into two halves and each rapidly grow into an adult. Example amoeba, paramecium. अब अंडरलाइन करो, एग्जाम्पल्स की बात शुरू हो गई यहाँ से। एग्जाम्पल और मैच द कॉलम इस चैप्टर के फेवरेट क्वेश्चंस हैं बेटा। एग्जाम्पल, मैच द कॉलम, सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा। और मॉड्यूल सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अब, एटलीस्ट 10-10, 20-20 क्वेश्चन करना स्टार्ट करो, फिर संडे का पेपर देख के एकदम बढ़िया प्रैक्टिस में आ जाना, स्पीड से करना।
क्योंकि संडे का पेपर आपका मैं बता दूं 25 क्वेश्चंस को कवर कर देगा। 20 to 25 क्वेश्चन संडे का पेपर आपका नीट के 90 क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो गई। इसको अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप थोड़ा सा बेटा प्रॉब्लम है। फिर ये वो पोर्शन है जो मैं कभी दोबारा पढ़ाती नहीं, रिवाइज नहीं कराती। तो 20 to 25 क्वेश्चंस आपके उसी पोर्शन से आ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ओके, फिर एक आपका जो सेल महा चैप्टर पढ़ा हुआ है, वहां से आपके उस यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चन अपने आप है। यूनिट से बोले तो 8 से 15 क्वेश्चन चलेगा। सेल साइकिल, सेल एंड बायोमोलिक्यूल्स, तो ये दो अपने आप में बहुत बढ़िया कवर कर देते, जो आपका कवर हो चुका है। तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसको तो आप कभी वीक होने ही नहीं देना है जब तक आपका ये पेपर नहीं हो जाता, उसके बाद भी नहीं होने देना। तो पहला एग्जांपल अंडरलाइन करो, एनसीईआरटी के बाहर आ जाओ, ऊपर लिख लो इसको, अमीबा एंड पैरामीशिया। कहाँ दे दिया आपको? बाइनरी फिजन में एग्जांपल दिया, सामने लिखो अमीबा पैरामीशियम, एग्जांपल किसका है? बाइनरी फिजन। in east the division is unequal and small birds, ईस्ट में अनइक्वल डिवीजन होता है। व्हाट इज ईस्ट? ईस्ट का साइंटिफिक नेम बता दो तो फटाफट, फटाफट ईस्ट का साइंटिफिक नेम बताओ। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, वेरी गुड, एस सेरिवेसी, ठीक है, गुड 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 बच्चा, वेरी गुड। ईसा सी सी होगा है ना, सेरिवेसी की स्पेलिंग थोड़ा। चलो, ईस्ट, ईस्ट क्या है, कैसी फंजाई है ये बता दो जरा, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है? अभी जो आपको माइक्रोब्स वाला पढ़ना है ना, वहाँ ईस्ट के बारे में भी पढ़ना होगा आपको, बेकरी में, अल्कोहल में, दो जगह आएगा। That's why we call it weavers and bakers organism. Unicellular, very good. The division is unequal and small. अब ये कैसा था? Equal division. Two equal halves में एक सेल ग्रो करेगी, साइज को बढ़ाएगी, उसका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब होगा, उसका सरफेस वॉल्यूम और रेशियो डिस्टर्ब होगा, और वो डिवाइड कर जाएगी टू इक्वल हाफ। दिस इज सिंपल बाइनरी फिजन। ओके, ये बाइनरी फिजन है। ईस्ट में क्या हुआ? ये ईस्ट है, एक पोर्शन में इसके लैटरल बर्ड बन गया, और फिर ये बर्ड डिटैच हो गई, ये भी ग्रो कर गई, और ये पेरेंटल भी एज इट इज है। ये कहते हैं बडिंग। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन मार्क करो, अनइक्वल। अब ये पेरेंटल साइज और ये डॉटर बर्ड का साइज अलग अलग, and small birds are produced that remains attached initially, starting में ये attached रहेगा to the parental cell, which eventually gets separated, धीरे धीरे eventually धीरे धीरे separate हो जाएगा, and mature into newest organ is complete. Okay, newest organ is के ब्रैकेट में सेल क्यों लिखा है? Because it is unicell. क्लियर है बच्चा? मार्क हो गया? गुड। ठीक, अब एनसीईआरटी का इमेज है बेटा, सिंपल पूछा जाता है, आइडेंटिफाई द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, बाकी आपको एग्जांपल ही याद करना है। तो आप देख रहे हो ये अमीबा है, अमीबा डिवाइड करने जा रहा है, एलोंगेट हो रहा है, डिवाइड कर गया, बाइनरी फिजन हो गया, 2 में डिवाइड किया। ठीक, अब प्रोटिस्टा पढ़ाते वक्त मैंने मल्टीपल फिजन्स वगैरह भी पढ़ाए हुए हैं, किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर, एडवर्स स्ट्रक्चर बनता है, देन उसके बाद ये बर्स्ट करता है, तो मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, बट यहाँ पे आप बाइनरी फिजन ध्यान दें। फिर इस सेल में आपको क्या दिख रहा है? बडिंग दिख रही है, बर्ड का फॉर्म, बर्ड बर्ड इवेंचुअली धीरे धीरे डिटैच्ड हो जाएगा और नए ईस्ट को फॉर्म कर देगा। तो ए
ये वाला है बडिंग इन ईस्ट एंड बी बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा। अंडर फेवरेबल कंडीशन, अब ये कंडीशन वाले क्वेश्चन आते हैं बेटा। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, क्लियर, द अमीबा, अब ये दूसरा एग्जांपल जा रहा है, ईस्ट वाला चला गया फेवरेबल में, अमीबा पैरामीशियम ये भी हो गया फेवरेबल में, तुरंत एनसीईआरटी के ऊपर उसको लिख लो, टेक्स्ट के बाहर ले आओ, एक तो हाईलाइट भी करोगे, दूसरा टेक्स्ट के बाहर भी लिखो। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में तो क्या कर दिया इसने, बाइनरी फ्यूजन कर लिया, मस्त, ठीक। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉज इट्स सीडोपोडिया, अमीबा से सारे सीडोपोडिया को अगर मैं हटा दूं, यू नो ना सीडोपोडिया, पोडा मीन्स पैर, सीडो मीन्स फॉल, फॉल्स जो उसके क्या बोलते हैं अपेंडिजेस के जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं, तो अगर मैं इन सबको हटा दूं तो देखो ये कैसा स्ट्रक्चर बनता है, जस्ट लुक हियर, क्या स्ट्रक्चर बना, सब पोडिया गायब, ठीक है, सबको डिलीट किया तो समहाउ लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, बना ना, समझना अब इसको, ये क्वेश्चन आता है। अमीबा withdraws its pseudopodia and secrete, अब सिक्रीशन आएगा, सिक्रीशन कहाँ से जाएगा, ये होते हैं साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, साइटोप्लाज्मिक, मैंने बताया ना मेटाबॉलिकली जो साइटोप्लाज्मिक एरेना में रिएक्शंस चल रहा है, उसी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है, जो आप रिसेप्टर्स की बात कर रहे हो, जो आप सेल वॉल की बात कर रहे हो, जो आप मिडिल लैमेला की बात कर रहे हो, दे आर फॉर्म्ड बाय द रिजल्टेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, साइटोप्लाज्मिक रिएक्शंस हुआ, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग को सेट करके उसने, क्योंकि ये कंडीशन कैसी थी, अनफेवरेबल, उसको अपने आप को बचाना है, तो उसने कैसे बचाया, अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग बना ली, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ये अनफेवरेबल होता है, 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग होता है, उसको क्या बोलते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन, एंड इस फिनोमेना को बोलते हैं इंसिस्टेशन। तो अब यहाँ से क्या निकालना है आपको बेटा, एनसीईआरटी के ऊपर आप लिखो इंसिस्टेशन। अब एक एक मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कैसे लिखना है, आपको ये लिखने की हैबिट खुद से डालनी है। फिर इंसिस्टेशन, एग्जाम्पल अमीबा फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 लेयर्ड सिस्ट, 4 एमसीक्यू हो गए, कंडीशन अनफेवरेबल, टूट गया पूरा सेंटेंस, आपने ब्रेक कर लिया और आपके 4 एमसीक्यू यहाँ से प्रिपेयर हो गए। एग्जाम्पल प्रोसेस, क्लियर, लेयर कितनी है और कंडीशन कैसी है ना, कभी तो उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, ऑब्वियसली कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन है, सिस्ट बना है, प्लानोस्पोर बन रहा है, कोई भी रिजिड स्ट्रक्चर, सीड डोरमेंसी में आपने देखा, तो उनका एक ही पर्पज होता है कि इस अनफेवरेबल कंडीशन को लेट गो करो, पास ऑन करना है, और फेवरेबल कंडीशन का वेट करना, क्लियर। तो व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आ गई, द इंसिस्टेड अमीबा जो फॉर्म हुआ था रिजल्टेंट ऑफ इंसिस्टेशन, क्लियर, डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिजन, ये आपको ध्यान रखना। अब इंटरनल उसके अंदर इंट्रासेलुलर मल्टीपल फिजन होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, एक ही सेल का अमीबा था, एक ही सेल के चारों तरफ सिस्ट बना है, अब उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एंड देन वहां पे मल्टीपल फ्यूजन होंगे, एक सेल से 2 अमीबा न बन के कई सारे अमीबा बन जाएंगे और सिस्ट बस्ट आउट हो जाएगा और वो रिलीज हो जाएंगे बाहर, and produces many minute amoeba or pseudopodio तीन पार्ट में डिवाइड कर लो इसको, जैसे जैसे वो निकलेंगे ना तो ऐसे पोडिया जैसा स्ट्रक्चर फिर से दिखेगा, और ये अपने आप में एक स्पोर है, ये अपने आप में एक स्पोर की तरह बिहेव करेगा, तो पहले ही स्यूडो लिखा है, या फॉल्स है, ये ट्रू स्पोर नहीं है, तो स्यूडोपोडियो स्पोर इज रिजल्टेंट ऑफ मल्टीपल फ्यूजन। बताओ बेटा क्लियर है, कोई डाउट, देखो बेसिक्स इन सब की तुम लोग को पता है, अब टेक्निकली जो क्वेश्चन इस पेपर से आना है ना वो बस समझो, क्वेश्चन सॉल्व होना अपना पर्पस है, नॉलेज हो और क्वेश्चन सॉल्व। तो बाइनरी फ्यूजन फेवरेबल, मल्टीपल फ्यूजन
अनफेवरेबल है, एंड बिफोर मल्टीपल फ्यूजन देयर इज द incystation process takes place in which a three-layered hard covering structure deposited around the amoeba, around the plasma membrane of amoeba, and intracellular fission takes place as a resultant. When cyst is going to be burst out, number of amoeba releases, which is known as initially pseudopodiospore. समझ में आ गया? वेरी गुड. चलो अगला कुछ देखते हैं. The cyst wall burst out, हो गई ये तो कहानी, and the spores are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoebae. ओके, हर एक पोर्शन से एक अमीबा डेवलप हो जाएगा. और ऑलरेडी अमीबा जो है वो क्या है आपका, यूनिसेलुलर है, ये कभी नहीं भूलना. अब ये इसको आपने क्या बोला था, स्पोर. स्पोर, स्यूडोपोडियो स्पोर. तो टेक्निक क्या हो जाती है, स्पोरुलेशन. ओके, स्पोरुलेशन. एज अ रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फ्यूजन जो स्ट्रक्चर बने उनको आपने स्पोर बोला, और उनके जो डेवलपमेंट होने की टेक्निक है, डिवीजन की टेक्निक. गलत नहीं करना है बेटा, ए से बी वाली. देखो अब हम ये फ्लो चार्ट एक बना रहे हैं, तुम यहाँ पे ए बी भर लेना. क्लियर? ए से बी में गए, प्रोसेस इज इंसिस्टेशन. पीछे की कहानी तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, हम ऑलरेडी बता दें. बी से सी में गए, ये कंडीशन यहाँ पे अगर हम लिख दें थोड़ा बहुत और इसको इलाबोरेट करें अपनी स्टाइल में कि मैं नोट्स कैसे बनाती, तो यहाँ पे मैं लिख लेती अनफेवरेबल, यहाँ पे लिखती फेवरेबल. ठीक है, क्लियर है? ये प्रोसेस क्या हो गई, इंसिस्टेशन, जिसमें इसके चारों तरफ एक कवरिंग बनी हुई. ए और बी में ये डिफरेंस है. ओके, अब अंडर द फेवरेबल कंडीशन ये डिवाइड कर रहे हैं अंदर इंट्रासेलुलर. ठीक, फेवरेबल कंडीशन है तो बी से सी में प्रोसेस क्या हुआ, बी से सी का प्रोसेस है मल्टीपल फ्यूजन. मल्टीपल फ्यूजन. नाउ सी से डी में, सी से डी में मैंने बस्टिंग करके निकाल दिया सब. ये बस्ट आउट हो गया है. ओके, दिस इज डी एंड द प्रोसेस इज स्पोरुलेशन. या रुक जाओ, इसको हम कर देते हैं तुम्हारा, यहाँ पे सिंपली लिखो बस्टिंग. अभी बस्ट करते हैं, एंड डी केस से ई केस में लिख दो नंबर ऑफ न्यू अमीबा. नंबर ऑफ न्यू अमीबा. सीक्वेंस समझो बेटा. अमीबाई, इनको अपन ने क्या कह दिया, स्पोरुलेशन. ठीक है, लेयर को हटा दिया. द स्ट्रक्चर, द फिनोमिना इज स्पोरुलेशन. ओके, समझ में आया? नहीं आया? चलो फिर से कुछ करते हैं जिससे समझ में आए. स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन विजिबल है. एक बेचारे सिंगल सेल की तोड़फोड़ मचा दी अपन ने. एक मिनट बेटा. चलो पूरी कहानी को एक बार फिर से समराइज करते हैं. छोटू सा अपना अमीबा है. अमीबा फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किया, इसने किया बाइनरी फ्यूजन. ये छोटी अच्छी वाली कहानी खत्म हो गया. ठीक है, ये क्या है, फेवरेबल. नाउ अमीबा घूमने जा रहा है चक्रव्यूह में, क्योंकि कंडीशन है अनफेवरेबल कंडीशन. सबसे पहले क्या करेगा, सिक्रीशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट. दैट इज, चलो प्रोसेस को मैं बाद में लिख. सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया, देन
अंडर अनफेवरेबल कंडीशन हो गया सिस्ट का फॉर्मेशन, देन मल्टीपल फिजन, अंडर फेवरेबल कंडीशन मल्टीपल फिजन कर लिया, देन बर्स्टिंग, और यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडियो स्पोर। कुछ गलत लिखूं तो बता देना बेटा, है ना। स्यूडोपोडियो स्पोर, मल्टीपल फिजन, बर्स्टिंग, स्यूडोपोडियो स्पोर। नाउ डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट हो गया, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एमएपी। ये हो गया एक फ्लो। इसको सजा लेते हैं थोड़ा और फिर से। ये क्या है, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द प्रोसेस इज इंसिस्टेशन। ठीक, लेयर कितनी थी, 3 लेयर, खत्म कहानी। आगे बढ़ते हैं। कब तक रहेगी अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशन क्या आई, फेवरेबल कंडीशन। क्या डिवाइड किया, इंट्रा सेलुलर डिवीजन। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करेगा और साइटोप्लाज्म में डिवाइड करेगा। इंट्रा सेलुलर डिवीजन, क्योंकि सिस्ट के अंदर ही अभी डिवीजन चल रहा है। क्लियर, सिस्ट का बस्टिंग हुआ, ओके। बस्टिंग के बाद ये सब डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट, दिस प्रोसेस इज स्पोरुलेशन। दिस स्यूडोस्पोर जो आप यहाँ पे लिख रहे हो, स्यूडोपोडियोस्पोर, यही डेवलप कर रहे हैं और प्रोसेस हो गया स्पोरुलेशन। तो प्रोसेस आपको क्या देखनी है, ए, बी एंड सी। अभी क्लियर है, नहीं हो तो फिर से बता देंगे। समझा मैं, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े। ओके गुड। फिनोमेना इज स्पोरुलेशन। मेंबर्स ऑफ द किंगडम ऑफ फंजाई, खत्म हो गया आपका। क्या क्या खत्म हुआ बेटा, हायरार्की से चल रहे हैं अपन। मोनेरा देख लिया, प्रोटिस्टा हो गया, नाउ फंजाई आ गया। फंजाई की यूनिसेलुलर जा सकता है इधर, जैसे ईस्ट चला गया। तो मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी। थैलोफाइटा में आपको पता है, याद है कुछ, थैलोफाइटा में फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा आते थे। ये तब आते थे जब फंजाई को प्लांट से अलग नहीं किया गया था। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि थैलोफाइटा, और आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन इसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे हो सकता है, तो जस्ट चले जाओ, फंजाई को भी प्लांट के अंदर ले आओ स्मार्टली। उस टाइम भी बताया था, फंजाई सबसे लास्ट किंगडम। तो किसी क्वेश्चन में आप ये फंस रहे हो कि एल्गी में भी है, फंजाई में भी है, बोथ भी दिया है, तो हमें किसको जाना पड़ेगा, तो बोथ को चले जाओ आराम से। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी reproduce through the special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospore. किसी को याद है what is zoospore? zoospore की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, एक तो यहीं पे अच्छी खासी दे रखी है zoospore। क्लेमाइडोमोनास के भी केस में पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, उसी की रिजिट एक टफ कंडीशन आती है तो उसको अपन क्या कहते हैं कि एबनॉर्मल कंडीशन में। चलो वो सब मिक्स हो जाएगा। हाँ बताओ, जूस्पूर सिंपली ये अंडरलाइन करो। मोटाइल होंगे, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होंगे, स्पोर विद फ्लैजिला। ऐसा आपको कब दिखेगा, क्लेमाइडोमोनास का एग्जांपल याद करो, सिंगल सेल एल्गी, उसके फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता था। आइसोगेमी एंड आइसोगैमी एंड ऊगैमी को शो करता था रिप्रोडक्शन में, तो वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में चला जाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाओ, दैट इज ज़ूस्पोर that usually are microscopic motile structure. Motile means flagellated structure. Other common asexual reproductive structure are conidia, पेनिसिलियम में बात कर ले अपन। ठीक है, एक बर्डिंग हो गई जो ईस्ट में, एक
पूरा स्टॉक बन रहा है, पूरी चेन बन रही है कोनेडिया की, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कोनेडियो फोर से वो अटैच्ड होगी। ऐसा केस रिपोर्टेड कहाँ है, पेनिसिलियम में। अच्छा, एग्जाम्पल निकालना मत भूलना, यहाँ एल्गी का एग्जाम्पल दे दिया, फंजाई का एग्जाम्पल दे दिया, नाउ जूस्पोर का एग्जाम्पल आया है एल्गी फंजाई के साथ, तो दोनों को कॉमन रखना जब तक सेपरेट नहीं कराता है क्वेश्चन। देन कोनिडिया लिखो, पेनिसिलियम लिखो, बडिंग में हाइड्रा लिखो, जेम्यूस में स्पॉन्जेस लिखो। देख लो किधर किधर जा रहा है। पेनिसिलियम नोटेटम इज फंजाई, बर्ड्स हाइड्रा एनिमल, स्पॉन्जेस एनिमल, तो घूम रहा है पूरा आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये आपको एग्जांपल्स दिया हुआ है। क्या स्ट्रक्चर है, फर्स्ट वाला आपका क्लेमाइडोमोनास, ये कोनिडिया का फॉर्मेशन देखो, ये कोनिडिया, ये कोनिडियो फोर हो जाएगा जिस स्टॉक से अटैच्ड है, और ये पेनिसिलियम की हाइफी हो जाएगी सर। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जूस्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ध्यान रखना, जूस्पोर क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर जो होते हैं दे आर द एसेक्सुअल स्पोर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो फिगर के नीचे दिया है, और थ्योरी में क्लेमाइडोमोनास का नाम नहीं लिखा था। देखो यहाँ कहीं क्लेमाइडोमोनास का नाम नहीं लिखा हुआ है। ठीक, ये क्वेश्चन आता है इमेज के नीचे से, इसको भी मार्क करो। कोनिडिया, ठीक है, पेनिसिलियम का कोनिडिया दिया हुआ है, सब मैच द कॉलम के क्वेश्चन है बेटा, ये देखा आपने, ये पेनिसिलियम है, कोनिडिया, एंड देन हाइड्रा में बडिंग, तो ये तो गलत करोगे नहीं, और ये पक्का कई सारे मैच द कॉलम में तीन चार में तो होगा ही, हो सकता है चारों में हो, क्योंकि ये तो किसी का नहीं गलत होता है। जेम्यूज इंपॉर्टेंट है, स्पॉन्जेस में जेम्यूज दिखता है, ये स्पिक्यूज जैसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, और इसके अंदर अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन ये सब ग्रो करते हैं, देन अगेन यहाँ पे बस्टिंग वाला फिनोमेना, और वो फिर रिलीज आउट होके पूरे के पूरे जेम्यूज को, स्पॉन्जेस को, नए स्पॉन्जेस को ग्रो कर देगा। इज इट क्लियर बच्चा? You have learned about vegetative reproduction in plants in class 11। देखो ये भी बोल रहा है मैडम जी मेहनत मत करो, आपने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो आप यहाँ से रिवाइज कर लेना। What do you think? Is vegetative reproduction also a type of asexual reproduction? ये तो मेरे बच्चे ऐसे ही आंसर कर देंगे, बताओ yes or no? चलो क्विज कॉन्टेस्ट खेल लेते हैं। Yes. Now why do you say so? क्यों भाई यस क्यों बोल दिया, रीजन तो बताओ। साइंस बिना प्रूफ के नहीं चलता, फटाफट प्रूफ बताओ, क्यों लगता है कि ये ऐसा होगा। चलो हम ही बताते हैं, वन पेरेंट इन्वॉल्व हुआ बेटा, क्लियर, वन पेरेंट इन्वॉल्व हुआ है, सिंथेसिस हुई है, जो यहाँ पे अभी जो सारा हम वेजिटेशन, प्लांट क्या होता है, वेजिटेशन है, हम विदाउट जर्मिनल सेल्स के, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन के, अगर किसी पोर्शन से, रूट स्टेम लीफ वाले पोर्शन से अगर हमने प्लांट को ग्रो कराया, या थैलेफाइटा में थैलर्स वाले पोर्शन से हमने ग्रो कराया, डेवलप करा रहे हैं हम, तो दैट ऑल प्रोसेस इज कम्स अंडर द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। That's why we said कि all vegetative reproduction is a type of asexual mode of reproduction. Now, is the term clone applicable to the offspring formed by the vegetative reproduction? Are they are also genetically similar? Until and unless, अब यहाँ पे देखो कंडीशन है, इसका आंसर तो यस होगा, बट यहाँ पे कंडीशन है, कोई एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल फैक्टर किसी केमिकल से आपने, क्योंकि ये सब कौन करता है, ये सब किसान लोग कर रहे हैं, ये सब आपके गार्डनर कर रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कोई कर रहा है, कमर्शियली लोग कर रहे हैं, या नेचुरली भी होता है चलो मान लो, लेकिन कमर्शियली जब कर रहे हैं तो हम उस केस में हम कुछ तो केमिकल ट्रीट करते हैं ना, तो उस केमिकल से अगर जेनेटिक लेवल पे चेंज हुआ तो वो 100% आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। तो एक चीज ध्यान में रखना, हर बार आप जब गुलाब का कमल नहीं, कलम काटते हो, उसकी ग्राफ्टिंग, उसका एक कट लगाते हो और उसके स्टेम से नए गुलाब के पेड़ लगाते हो, तो जरूरी नहीं है कि पहली बार में आपके फ्लावर का साइज, अब ये सब मैं जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगी कि वो क्या सप्रेस हुआ, कैसे रिड्यूस हो रहा है साइज, क्यों वेरिएशन हो रहा है, ये सब अपन वहां पे पढ़े।
ठीक है। बट हाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्यूजन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? इज द टर्म क्लोन एप्लीकेबल टू द ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? यस, बिकॉज इट इज a mode of asexual reproduction. While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. ठीक है, कंफ्यूजन रहता है तो आपको क्लियर रखना है कि कब आपको एसेक्सुअल बोलना है, कब आपको वेजिटेशन बोलना है, ध्यान रखना है. In the plant, the term vegetative reproduction is frequently used. और इस स्ट्रक्चर को हम, इस फिनोमिना को हम बहुत टेक्निकली टर्म देते हैं प्रोपोगेशन. और प्रोपोगेशन वर्ड आया है प्रोपोग्यूल से. वो स्ट्रक्चर जो प्रोपोगेट कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोपोग्यूस. एंड प्रोपोग्यूस प्रोपोगेट करते हैं, नए प्लांट को डेवलप कर सकते हैं. दैट फिनोमिना इज प्रोपोगेशन. ओके, एंड दैट कम्स अंडर द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. In plants, the units of vegetative propagation such as, अब देखो ये कुछ याददाश्त आएगी तुम लोग, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, these all are the part of morphology. और मुझे पता है ये तुम लोगों का वीक पोर्शन है, तुम्हें समझ में नहीं आया था अच्छे से, कई बच्चे मुझे इसका कर चुके हैं, तो एक क्लास अपन अभी ले लेंगे इस पर. ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ा हुआ है. तो दे आर द वेजिटेटिव पार्ट जहां से आप पूरा का पूरा प्लांट जनरेट कर सकते हो. आर ऑल कैपेबल, अभी यहाँ पे मार्क कर लो, all or are all capable of giving rise to new offspring. These structure are called vegetative propagules. अब एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए बेटा, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब. यहाँ पे जो दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर द मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर. मॉर्फोलॉजी में भी ये आपने पढ़ा हुआ था. जैसे राइजोम में मैं आपको याद दिला दूं, जिंजर में आपने पढ़ा था, बनाना ट्री में पढ़ा है, राइजोम बोलते हैं. क्लियर. सकर पढ़ा हुआ है आपने, ट्यूबर आपने पोटैटो में, ऑफसेट आपने वाटर हाइसिन में, बल्ब आपने ओनियन में देखा था. क्लियर. तो आपने डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखे हुए हैं. कुछ याद आ रहा है तुम लोग को? सब सुना सुना नाम तो लग रहा होगा. हम सबके इमेज वगैरह जो एनसीईआरटी के हैं वो तो आज दिखा देते हैं. इसके अलावा हम आपको थोड़ा सा एक बताते हैं कि जो अंडरग्राउंड स्टेम वाला पोर्शन था उसी से हम सकर और रनर वाली चीजें बताए थे आपको, वो सब हम इमेज के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करा दें. अभी इस पे जाने की आपको जरूरत नहीं है कि सब ह्यूमन फिजियोलॉजी छोड़ के उधर चले गए. सिंपली आप देखो, दिस इज ट्यूबर. ठीक है, ये ऑफसेट है, वाटर हाइसिंथ में देखा जाता है. ये आपका बोगिन ब्रायोफिलियम है, ब्रायोफिलम, बोगिनविलिया बोले जाते हैं. ठीक है, दिस इज राइजोम, हॉरिजॉन्टल होता है राइजोम. दिस इज बल्ब. तो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देख रहे हो. और आपको ब्रायोफिलम के टाइम में मैंने बताया था, दिस इज हाईली टोटिपोटेंट. हाईली टोटिपोटेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ब्रायोफिलम के कैरेक्टरिस्टिक्स में. लीफ बर्ड्स होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं इसमें, और हर एक ये बर्ड डिजेनरेट होके वहां से, डिजेनरेट कह रही हूँ, डिटैच होके वहां से पूरे के पूरे प्लांट को डेवलप कर सकते. ठीक है, ये स्टोरेज मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है. राइजोम क्या होता है? राइजोम क्या है बताओ? ये स्ट्रक्चर जो है अदरक का, इज इट रूट और इट इज इट सूट? चलो मैं तुम लोग का थोड़ा सा दिमाग खा लेती हूँ. बताओ बताओ. पोटैटो में तो कोई डाउट नहीं है, वो तो मॉडिफाइड स्टोरेज स्टेम है. अंडरग्राउंड रूट, फेक रूट, अंडरग्राउंड स्टेम, रूट. रूट है बेटा, रूट.
ओके चलो ये सब अभी तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी के बाद में एक लेक्चर ले लूंगी, कल भी नहीं लेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी के टेस्ट के बाद एक ले लेंगे। वो मॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन भी रिवाइज हो जाएगा और यहाँ के स्ट्रक्चर भी आपके याद हो जाएंगे। तो अगेन आप मार्क आपको क्या करना है, एग्जाम्पल, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल। ट्यूबर आएगा तो पोटैटो से मैच करना है, राइजोम आएगा जिंजर से मैच करना है, बल्बिल आएगा, बल्ब आएगा, अगेव का एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगेव, क्लियर। लीफ वर्ड्स बायोफिलम, ये बहुत रिपीटेड पूछा जाता है और ये गलत होता भी नहीं है बच्चों का। ऑफसेट और रनर में कंफ्यूजन होता है। ऑफसेट अंडर वाटर, वाटर एक्वेटिक में देखने को मिलेगा वो ऑफसेट, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाटर हाइसिंथ, जिसके पीछे आपको पूरा एक फिर से इन्वायरमेंटल में कहानी पढ़नी है, वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल का। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual. All these are the example of asexual mode of reproduction. तो अगर ये आपसे पूछता है कि ये सारे के एग्जांपल्स देके पूछेगा या सेट, अब ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इनका सेट बना के पूछ रहा है, इनका सेट बना के पूछ रहा है कि एमंग, जैसे जस्ट सपोज कि 5 to 6 एग्जांपल्स दे दिए और इसमें पूछ लिया कि कितने मॉडिफाइड, कितने इसमें से एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं, कितने आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन में है, कौन सा इसमें राइजोम्स के सेट हैं, कौन सा इसमें, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहा है। ओके ठीक है बच्चों। नहीं तुम लोग गलत हो गए, मुझे भी डाउट ही हो रहा था इसलिए मैंने रीचेक किया। दिस इज राइजोम, जिंजर में जो है दैट इज अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। ये बेटा बायो वाला पोर्शन जो है ना वो रुलाता है, ये वाला बॉटनी वाला, अभी तक भी इसको बार बार देखना पड़ता है, एग्जाम्पल्स को देखना पड़ता है, इसलिए इसके बढ़िया से टेबल बना बना के रखो। Obviously, since the formation of this structure does not involve two parents, the process involved is asexual. In some organisms, if the body breaks into distinct pieces, fragments, each fragment grows into an adult capable of producing offspring. Example hydra। देखो बेटा एक लाइन में प्लांट की बात कर रहा है, एक लाइन में एनिमल की बात कर रहा है, तो बहुत ही आराम से पढ़ो, ये पोर्शन पूरा मिक्स है क्योंकि चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्लांट्स और ओनली एनिमल्स और ओनली माइक्रोब्स, तो पूरा एक बंच है यहाँ। बस आपको क्वेश्चन निकालने, एग्जाम्पल टाइप्स, एग्जाम्पल टाइप्स, इस तरीके का टेबल बनना है। दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रेगमेंट हो रहा है, अगेन टू पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ देखो थोड़ा सा दिया हुआ वाटर हाइसिंथ का, अंडरलाइन कर लो, और ये एडिशनल आया हुआ है एनसीईआरटी में, पहले ओल्ड एनसीईआरटी में नहीं होता था। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कोरेज ऑफ द वाटर बॉडीज, मतलब एक जैसे कहें ना कि डंप, पूरा एक ऐसे लगेगा कि बिछ गया है, कोई चादर बिछी हुई है। और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, इसकी स्टोरी आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज, इन्वायरमेंटल में पढ़ना है, इकोलॉजी में। दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ which is one of the most invasive weeds, weeds means unwanted झाड़ी झंकार टाइप का, found growing wherever there is standing water। ये क्योंकि फ्रेगमेंटेशन से ग्रो करता है, रीजनरेट कर रहा है फास्ट, तो इसको एक्चुअली इसकी स्टोरी है कि इसको लाया गया था इसके खूबसूरत फूल की वजह से। ये फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये खूबसूरत फ्लावर को देख के इसको इंपोर्ट किया गया है, इंडिया के अंदर इंपोर्ट किया गया, ठीक है, और वाटर बॉडीज में डाल दिया गया। अब ये आपको आई थिंक जहां तक दिख रहा है, आप कोई भी बिना मेरे बताए ये बता नहीं पाएगा कि ये वाटर बॉडीज है या ये लैंड है। आप ऑल ऑफ सडन इसको बोलोगे कि ये तो एक लैंड एरिया है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल आपको पूरा दिख रहा है, एक्वेटिक बॉडी यहाँ दिखेगी नहीं। तो इस तरीके का ह्यूज ग्रोथ है, जब अपर सरफेस पे इस तरीके का ह्यूज ग्रोथ होता है तो लोअर सरफेस पे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ऑब्वियसली उनको ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन नहीं होगी, तो इन वाटर बॉडीज में फिर जो इनका बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो इनका फूड चेन है, वो सब डिस्टर्ब होता है और ये आपको
पढ़ना है एनवायरमेंटल इश्यूज में। हाँ जलकुंभी है, बट इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ जलकुंभी, जलकुंभी ही है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट की गई थी इनके खूबसूरत फ्लावर्स की वजह से। अब इनको जितना भी हटाया जाता है, उस हटाने में क्या होगा, टुकड़े ही होंगे, टुकड़े में खुद ही कैपेबिलिटी है कि वो ग्रो कर जा रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, which is one of the most invasive weeds found growing wherever there is standing water. It drains oxygen. ये reason है, drain oxygen from the water, which leads to that death of the fishes and other aquatic organisms. You will learn, देखो ये एनसीईआरटी में भी मेंशन कर दिया है, लास्ट यूनिट में मेंशन है। You will learn about it in chapter 13 and 14. You may find it interesting to know that this plant was introduced in India because of its beautiful flower and shape of leaves. Since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate, fast rate है, and spread all over the water body in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. और still इसके लिए बड़े बड़े प्लान्स चल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलते हैं, करोड़ों रुपए जा रहे हैं, लेकिन बस वही अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी ने शौक से इसको ट्रांसफर करा दिया और उसके बाद पूरा का पूरा एक्वेटिक बॉडी वहां पे कवर अप हो रखा है बंगाल साइड में। Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, dahlia are cultivated? Again, वही vegetative propagation की बात करने लगा। Have you seen small plants emerging from the buds called eyes? वही जो मैंने पहले भी तुम लोग को एग्जांपल बताया, घरों में आलू रखा हुआ है, 2 आलू ऐसे रख दो कि वो काफी दिन तक यूज ना हो, तो धीरे धीरे तुम्हें उनके आई वाले पोर्शन पे, मतलब नोड और इंटरनोड वाला फिनोमेना रहेगा। इसी से मैंने राइजोम को पहचाना अभी, अदरक वाले पोर्शन में, वहां पे भी नोड और इंटरनोड का फिनोमेना है। ठीक है, तो जहां नोड और इंटरनोड है वो मॉडिफाइड स्टेम होगा। तो पोटैटो ट्यूबर उस केस में बेटा आपका वहां पे भी क्या है, नोड और इंटरनोड जो आइस दिख रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स पे, उस लोकेशन पे छोटे छोटे बर्ड्स ग्रो करने लगते हैं। ठीक, और फिर उसी पोर्शन को आप कट करके कल्टीवेट करोगे तो पूरा का पूरा पोटैटो का प्लांट ग्रो कर जाएगा फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर। Okay, clear? When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets, छोटे plants को plantlets बोलते हैं, in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes. आ गया आपका पूरा solution, कोई doubt नहीं रहना चाहिए अब कि ginger जो है वो underground stem है, present in the modified stem of these plants. Okay, clear है? When the nodes come in contact with damp soil or water, obviously इस node को touch में आना पड़ेगा soil वगैरह से, तो वहां पे root hairs like structure generate होने लगेंगे. They produce roots and new plants. Okay, upper side में stem वाला portion germinate होगा और नीचे side में root develop होने लगेंगे. Similarly, adventitious buds arise from the notches present at margins of the leaves of bryophyllum. एडवेंटिशियस ब्लड क्या हो गया, एडवेंटिशियस रूट क्या हो गया, एक्सेप्ट जब आपका रेडिकल की जगह से कहीं और से अगर रूट का फॉर्मेशन हो रहा है प्लांट के किसी और पार्ट से, तो आप उसको क्या बोलते हो, एडवेंटिशियस रूट। उसी तरीके से ये क्या है, एडवेंटिशियस मतलब लीफ वाले स्ट्रक्चर से फॉर्म हो रहा है बेटा, तो दैट इज एडवेंटिशियस बड arises from the notches present at the margin of leaves of bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation. क्या यूज हो रहा है ये खूब तरीका, देखो आपने ये देखा भी होगा, आपके नियर बाय भी ये प्लांट दिख जाता है, लोग डेकोरेशन के लिए लगाते हैं। ठीक है, नर्सरी वगैरह में आप खरीदने जाओगे तो वहां पे भी पूरा बंच है, आप उनसे पूछोगे तो वो लोग बड़े मस्ती से बताते हैं। मुझे तो बड़ा मजा आता है नर्सरी वालों से बात करने में, को साइंटिफिकली पता ना हो लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है कि वो हम लोगों से कई गुना ज्यादा अच्छा जानते हैं कौन प्लांट किस तरीके से ग्रो करेगा। तो दीज आर द नॉचेस, ये नॉचेस मतलब मार्जिन पे बर्ड हैं जो डिटैच होके पूरे के पूरे प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे, समझ में आ रहा है? It is interesting to note that asexual reproduction is common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization.
शुरू में ही बात हो गई, लाइक एल्गी एंड फंजाई, and that they shift to sexual method of reproduction just before the onset of adverse condition. Starting से ही बात हो रही है, क्यों? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिनका फेवरेबल है वो एडवर्स कंडीशन में ही सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की तरफ स्विच करेंगे, और ये मेथड एडॉप्टेशन वाली है कि कंडीशन एडवर्स हो गई या तो एडॉप्ट कर लो और सरवाइव कर लो, तो दिस इज रिलेटेड टू इवोल्यूशन, और अगर एडॉप्ट नहीं किया होता तो खत्म हो जाते, तो दैट्स व्हाई दे आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. Find out how sexual reproduction enables these organisms to survive during unfavorable condition. वही कहानी जो मैमन ने बताया कि उनको एडॉप्टेशन करना पड़ा, उनको शिफ्ट करना पड़ा. ओके, ठीक. Why is sexual reproduction favored under such condition? क्योंकि वो वेरिएशंस को लाएगा. अनफेवरेबल कंडीशन मतलब आप उस कंडीशन में फेवरेबल नहीं हो अभी सर्वाइवल के लिए, इसलिए आपको अपने अंदर कोई वेरिएशन लाने होंगे, कोई चेंजेस लाने होंगे जिससे आप उस कंडीशन में सर्वाइव कर पाओ. तो दैट वेरिएशन इज जस्ट रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. किसी को डाउट यहाँ पे? कोई लाइन नहीं समझ में आ रही हो तो गुड. Asexual or vegetative as well as sexual mode of reproduction are exhibited by the higher plants. ठीक है, जब प्लांट्स की बात हो रही है तो एंजियोस्पर्म में अभी आपने लिस्ट देखा ना, पोटैटो वगैरह जो भी आप देख रहे हो ये सब अंडर द एंजियोस्पर्म प्लांट आता है, लेकिन दे आर फेवरेबल फॉर द एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. कमर्शियली भी जो हम यूज कर रहे हैं, अगर हमें पॉसिबल है कि एसेक्सुअल मोड से हम रिप्रोड्यूस करा दें तो हम भाई एक ही प्लांट की बॉडी के कितने पार्ट से ग्रो करा सकते हैं, तो वो यूज होता है. On the other hand, only sexual mode of reproduction is present in most of the animals. Higher animals को ऑप्शन नहीं है कि वो asexual mode पे reproduce कर सके. Is it clear? It's all over here. मैंने सोचा था कि रनर वगैरह का मैं एक्स्ट्रा डालूंगी, बट वही मुझे ध्यान आया कि तुम लोग अभी बिजी हो थोड़ा पढ़ाई करने में, तो लेक्चर्स को थोड़ा लाइट रखते हैं. जस्ट जितना आपको क्लास से समझ में आ जाए, आपके एनसीईआरटी मार्क हो जाए. क्या बनाना है आपको? एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाने हैं, टाइप्स को देखने हैं, वो चीजें आप बनाते चलो, बाकी आप ह्यूमन फिजियोलॉजी की प्रिपरेशन को. ओके, वेरी गुड. चलो टाटा बाय बाय, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो. बाय बच्चा, बाय. ऑलवेज वेलकम बेटा.